हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी लास्ट वीडियो से मैंने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए ताकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क और लो स्टार्टिंग करंट डेवलप हो, साथ में नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में I²R लॉसेस भी कम हो और साथ में इफ़िशेंसी भी हाई हो। ये कैसे अचीव करते हैं ये मैंने आपको डीप बार रोटर कंस्ट्रक्शन से बताया था, और उसी का पार्ट 2 जिसमें डबल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में बता रही हूँ। लास्ट वीडियो था डीप बार स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और इस बार मैं पढ़ा रही हूँ डबल केज स्क्विरल इंडक्शन मोटर। अब यहाँ पर डबल केज का क्या मतलब है? डबल केज का मतलब है दो लेवल्स ऑफ कंडक्टर्स होते हैं, मतलब 2 स्लॉट्स होती है रोटर में, एक ऊपर वाली स्लॉट और एक नीचे वाली स्लॉट। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर वाली स्लॉट में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर प्लेस होगा और नीचे वाली स्लॉट में इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप का कंडक्टर प्लेस होगा। ये जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डीप बार के केस में ये भी स्लॉट लीकेज फ्लक्स पर काम करने वाला ये पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है, और जिसमें मैंने स्किन इफेक्ट की मदद ली थी। तो चलिए अब इसे हम समझते हैं। तो ये एक ऑल्टरनेट तरीका है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने का और लो स्टार्टिंग करंट डेवलप करने का। ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में 2 लेवल्स ऑफ कंडक्टर से, इसलिए इसको डबल बार कहा जाता है। लास्ट में डीप बार ऐसा नाम दिया था स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का, और इसको नाम देते हैं डबल केज, मतलब एक ये लेवल ऑफ कंडक्टर है और एक ये लेवल ऑफ कंडक्टर है। ये भी डीप रूटेड है रोटर के पेरीफेरी में, पर इसको 2 लेवल ऑफ कंडक्टर होने की वजह से इसे डबल केज बोला जाता है। अब यहाँ पर वाइंडिंग, ये दोनों कंडक्टर्स जो होते हैं वो बैक साइड में एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड रहते हैं, और ऊपर वाले कंडक्टर का जो मटेरियल होता है रेजिस्टेंस उस मटेरियल का हाई होता है, और साथ में क्रॉस सेक्शन भी यहाँ का मिनिमम है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा ρl/A होता है। ए क्रॉस सेक्शन है तो एक क्रॉस सेक्शन छोटा है इस ऊपर वाले कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस हाई होगा। मतलब 2 तरीके से इस पर्टिकुलर कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है। एक तो इसमें जो मटेरियल प्लेस करे उसका इनहेरेंटली रेजिस्टेंस हाई है, और साथ में हमने इसका क्रॉस सेक्शन भी छोटा दिया तो उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो मेनली इस वाले कंडक्टर में हम X/R मतलब रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस का रेशो लो रखते हैं ऊपर वाले कंडक्टर के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे वाला जो बार है रेक्टेंगुलर शेप का जो क्रॉस सेक्शन का रोटर बार है, इसमें लीकेज ऑफ फ्लक्स, मतलब लिंकेज ऑफ फ्लक्स, लीकेज नहीं कहना चाहिए, लिंकेज ऑफ फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है। वजह क्या है कि इस लेवल ऑफ कंडक्टर और इस लेवल ऑफ कंडक्टर के बीच में भी हमने मैग्नेटिक मटेरियल ज़्यादा दे दिया, तो जो फ्लक्स लूप, जो तरीका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था आपको लिंकेज ऑफ फ्लक्सेस का डीप बार के केस में, वही फिनोमेना यहाँ पर भी अकर हो रहा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन को मैं लेवल ऑफ कंडक्टर्स में डिवाइड कर दूं, डिफरेंट स्लैब्स में डिवाइड कर दूं, तो सेम यहाँ पे वही फिनोमेना हो रहा है जो मैंने डीप बार में समझाया था। तो नीचे वाला जो पोर्शन होगा सबसे ज़्यादा लिंक होगा लीकेज फ्लक्स से, या फ्लक्स से कहना चाहिए, लीकेज भी वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कंडक्टर से बहने वाले करंट की वजह से जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है उसको हम लीकेज फ्लक्स कह रहे हैं। तो फ्लक्स का लिंकेज यहाँ नीचे वाली साइड में सबसे ज्यादा हो रहा है, और साथ में मैं लिंकेजेस को और बढ़ा पा रही हूँ ये गैप ज्यादा होने की वजह से, और यहाँ पे मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल अवेलेबल होने की वजह से जो फ्लक्स लूप्स ये पर्टिकुलर करंट क्या बना रहा है वो फ्लक्स लूप्स यहीं से अपना पाथ कंप्लीट कर ले रहा है। मतलब मिनिमम फ्लक्स लूप्स नीचे वाले कंडक्टर की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहे वो मिनिमम फ्लक्स लूप्स ऊपर वाले कंडक्टर को एनसर्कल कर पा रहे। हमने 2 तरीके से नीचे वाले कंडक्टर को एनसर्कल करवाया है ज़्यादा फ्लक्स लूप से। एक तो फिनोमिना जो स्किन इफेक्ट का हो रहा है उसकी वजह से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ के कंडक्टर ज़्यादा एनसर्कल हो रहे हैं या ये वाला कंडक्टर ज़्यादा एनसर्कल हो रहा है।
फ्लक्स है और दूसरा हमने ये गैप बढ़ा दिया है, तो उसकी वजह से ये वाले फ्लक्स लूप्स अपना पाथ यहीं से कंप्लीट कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई परमिएबिलिटी का मटेरियल है, तो मतलब यहाँ से ज़्यादा अपना पाथ जल्दी से कंप्लीट कर दे रहे हैं। वो अपना पाथ ऐसे नहीं कंप्लीट कर रहे, मतलब ऊपर वाले कंडक्टर को एनसर्कल करते हुए अपना पाथ लीस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। मैक्सिमम फ्लक्स के एनसर्कलमेंट्स इसी बीच के जो कनेक्शन है उससे कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब नीचे वाला कंडक्टर जो है वो एक तो स्किन इफेक्ट वाले मेथोडोलॉजी से समझे तो ज़्यादा एनसर्कलमेंट्स हो रहा है, इसका लिंकेज ज़्यादा हो रहा है फ्लक्स लूप से, और साथ में ये डिस्टेंस बढ़ा देने की वजह से दोनों स्लॉट्स के बीच का कंस्ट्रक्शन या डिस्टेंस ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ये नीचे वाले फ्लक्स लूप्स नीचे के नीचे ही अपना फ्लक्स एनसर्कलमेंट कंप्लीट कर दे रहे हैं या फ्लक्स पास कर दे रहे हैं। वो फ्लक्स लूप्स यहाँ से ऊपर वाले कंडक्टर को लीस्ट एनसर्कल कर रहे हैं, मतलब फिर से यहाँ का लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा हो जा रहा है और यहाँ का लीकेज रिएक्टेंस कम हो जा रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं x/r रेशो हाई रख रही हूँ, इस वाले सेक्शन में मैं x/r रेशो लो रख रही हूँ, और दोनों स्लॉट्स के बीच का डिस्टेंस मैनिपुलेट करके या प्रॉपरली प्रोपोर्शनेटली रख के हम लिंकेज नीचे वाले कंडक्टर का ज़्यादा करवा पा रहे, ऊपर वाले कंडक्टर का लीस्ट करवा पा रहे। मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई फ्रिक्वेंसी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इन दोनों का मिला के वो ज़्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से करंट जो होगा वो कौन सा पाथ एक्वायर करेगा, जहां पर लीस्ट रिएक्टेंस अवेलेबल है। भले ही हाई रेजिस्टेंस वाला है पर रिएक्टेंस कम है, जहां पे उस जगह से वो करंट मैक्सिमम फ्लो होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई है। तो वही कि ऊपर वाला फ्लक्स जो है वो लीस्ट एनक्लोज हो रहा है फ्लक्स से, और डिफरेंस ऑफ इंडक्टेंस दोनों के बीच में हम प्रोपोर्शनेटली प्रॉपरली स्लॉट के बीच का डिस्टेंस रख के मैनेज कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इंडक्टेंस भी हम कैसा रख पाते हैं, इधर वाले का ज़्यादा रख पाते हैं और ऊपर वाले का हम कम रख पाते हैं। तो वही कह रही हूँ कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है अपर लेयर से और लीस्ट करंट फ्लो हो रहा है लोअर लेयर से। मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेटेड है इक्वल टू अपर कंडक्टर एट स्टार्टिंग एट स्टैंड स्टिल। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाता है, अपर कंडक्टर के रेजिस्टेंस से अप्रोक्सीमेट हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट ऊपर वाले कंडक्टर से फ्लो होता है। और लो फ्रिक्वेंसीज पर मतलब स्मॉल स्लिप पर रिएक्टेंस जो होता है वो निग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट मिनिमम है, नॉट जीरो, मिनिमम है, तो रिएक्टेंस यूनिफॉर्म हो जाता है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी नॉर्मली यूनिफॉर्म हो जाता है। तो दोनों कंडक्टर में लगभग इक्वल मैग्नीट्यूड का या प्रोपोर्शनेटली प्रॉपर करंट फ्लो होता है, जो कि मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन को इस और इस क्रॉस सेक्शन को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाता है। ये लो फ्रिक्वेंसीज पर हो रहा है जब मोटर नॉर्मल स्पीड गेन कर लेती है। तो इसका मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होता है इस आउटर केज की वजह से। इसे आउटर केज कहा जा रहा है, इसे इनर केज कहा जा रहा है। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो पाता है ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ से बहने की वजह से, और वो करंट किस में से बह रहा है, हाई रेजिस्टेंस वाले पाथ से बह रहा है और लो रिएक्टेंस वाले से बह रहा है। तो ये वाला करंट जो होगा वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप कर पाएगा। हाँ, करंट की वैल्यू भी मॉडरेट हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस सर्किट का जो है ऑफर हो रहा है करंट के बाद में वो ज़्यादा हो रहा है, तो करंट कंट्रोल हो जाएगा स्टार्टिंग टाइप पे। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जा रहा है और करंट कंट्रोल हो जा रहा है हाई रेजिस्टेंस की वजह से। तो आउटर केज जो होता है वो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करता है स्टार्टिंग मोमेंट पे, क्योंकि करंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से कैरी हो रहा है। और जब नॉर्मल स्पीड गेन कर लेती है मोटर, तो इनर केज जो है वो मॉडरेट या मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करता है, जिस पर मोटर ऑपरेट हो रही होती है। यही चीज़ अभी जो मैं बोली हूँ वो मैं आपको यहाँ पर रब करके आपको कर्व प्लॉट करके स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इनर केज और आउटर केज का और ओवरऑल टोटल इंडक्शन मोटर का ड्रॉ करके और समझा देती हूँ सेम यही वाली बात। अब आउटर केज वाले कंडक्टर और इनर केज वाले कंडक्टर में दोनों करंट्स जो फ्लो हो रहे हैं वो पैरेलल में ही फ्लो होते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन पैरेलल में ही होता है। मैंने शुरू में ही फर्स्ट या सेकंड पॉइंट में लिखा था कि दोनों केजेस के कंडक्टर्स एंड रिंग्स पर कनेक्टेड रहते हैं, तो वही फिर से मैंने लिखा है।
ये पॉसिबल है इस तरीके के कंस्ट्रक्शन से कि हमें ऐसी मोटर मिल पाती है जो गुड स्टार्टिंग टॉर्क देती है, मॉडरेट स्टार्टिंग करंट देती है, साथ में इफिशिएंसी भी हमें हाई देती है। तो ये पॉसिबल है डबल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की वजह से। और ऐसा ही कुछ मैं डीप बार रोटर के बारे में भी बोल सकती हूँ। और नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन भी मिल ही जाती है, मतलब इफिशिएंसी हमें हाई मिलती है। अब ऐसा समझा जा सकता है डबल केज मोटर को लेकर कि हमारे पास दो मोटर्स है। जैसे एक है हमारे ऐसी मोटर जिसमें रेजिस्टेंस R2 ज़्यादा है, मतलब आउटर केज वाली, और दूसरी मोटर ऐसी है जिसमें रेजिस्टेंस R2 छोटा है। तो वही मैंने लिखा है, द टॉर्क speed characteristics of a double cage motor may be approximately taken to be the sum of two motors, one having high resistance R2 and other having low R2, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पर वही मैंने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करके रखा है। ये स्लिप है, मतलब स्लिप इस तरफ बढ़ रही है, 0 स्लिप और 1 स्लिप, और ये ग्रिड जो बनाई है उसमें 0.75 स्लिप ये है, 50% 25% ऐसा है। और इसी पर्टिकुलर एक्सिस पे अगर स्पीड दिखाना चाहूँ तो स्पीड इस तरफ बढ़ रही है सिंक्रोनस स्पीड की तरफ, और 25%, 50%, 75% और 100% स्पीड ऐसे मिल रही है। ये सिंक्रोनस स्पीड का 25% है, ये सिंक्रोनस स्पीड के रिस्पेक्ट में परसेंटेज बताया हुआ है। अब टोटल डबल केज का जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है वो दो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के एडिशन से मिल रहा है। एक आउटर केज का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हाई टॉर्क डेवलप करा है स्टार्टिंग में स्टैंड स्टिल कंडीशन में, और इनर केज जो है वो कम स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप कर रही है। और फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में आउटर केज में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, मतलब रेजिस्टेंस उसका कम हो जा रहा है, शुरू में ही ज़्यादा था, बाद में रेजिस्टेंस नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में कम हो जा रहा है, तो उसके कंपैरिजन में उसके प्रोपोर्शनेटली टॉर्क भी रिड्यूस हो गया, तो इतना सा प्रोड्यूस हो रहा है। पर उस पर्टिकुलर स्पीड पर 25% ऑफ स्लिप पर लगभग इनर केज ज़्यादा स्टार्टिंग ज़्यादा टॉर्क डेवलप करने लगती, नॉर्मल मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करने लगती है 25% पर लगभग, ऐसा हम मान सकते हैं, या उससे कम स्लिप पर भी। तो इसका मतलब इनर केज कम स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर रही है, और आउटर केज स्टार्टिंग में आपको या स्टैंड स्टिल कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर रही है। तो ओवरऑल दोनों की टॉर्क स्लिप के एडिशन से जो फाइनल हमें डबल केज की वजह से टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है वो हमारी रिक्वायरमेंट वाला मिलता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है। मतलब इन दोनों के एडिशन से टोटल स्टार्टिंग टॉर्क कितना मिल रहा है, और यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क भी जो मिल रहा है, मुझे नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन पे नहीं कहना चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क भी मिल रहा है, तो मुझे ये वाला और इन दोनों के एडिशन से टोटल ये मिल जा रहा है। और लोड टॉर्क अगर हमारा ऐसा कुछ होगा तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन पे मोटर यहाँ ऑपरेट हो रही होगी, अगर ये मेरा लोड टॉर्क होगा तो। इस तरीके से मैं समझ सकती हूँ। तो इस तरीके से ये मोटर्स जो होती है वो यूज़फुल होती है फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग अगर हाई लोड पर हो रही हो, तो तब ये वाली मोटर्स सूटेबल है, ये कहना चाहिए। अब मैं अगर इक्विवेलेंट सर्किट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तो उसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटर रेजिस्टेंस जो R2 है आउटर केज का या इनर केज का वो बदल रहा है। इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस पूरे टाइम बदलता है, स्लिप बदलने के साथ साथ इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस भी बदल रहा है और इफेक्टिव रिएक्टेंस भी बदल रहा है। जब मैंने नॉर्मल इक्विवेलेंट सर्किट बताया था तब मैंने आपको सिर्फ कहा था कि रिएक्टेंस बदलता है रोटर साइड का फ्रीक्वेंसी के साथ, पर अब मुझे बोलना पड़ेगा स्लिप बदलने के साथ या फ्रीक्वेंसी बदलने के साथ रोटर रेजिस्टेंस भी बदल रहा है। और किसकी वजह से, दो पैरेलल सर्किट से, एक आउटर केज का सर्किट है वो पैरेलल है इनर केज के साथ। शुरू में आपको आउटर केज वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा, मतलब आपको ज़्यादा मिल रहा है और इनर केज का रेजिस्टेंस आपको कम मिल रहा है, पर रिएक्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है। सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये होगा R0-S और ये है आपका X0-, और ऐसे ही ये आपका XI- और ये हो जाएगा RI-S। तो ये रेजिस्टेंस आउटर केज वाला हो गया, ये इनर केज वाला रेजिस्टेंस हो गया, आउटर केज का रिएक्टेंस हो गया, ये इनर केज का रिएक्टेंस हो गया, और ये चारों बदल रहे हैं स्लिप के साथ।
और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ओवरऑल आपको जो रोटर साइड का सर्किट है वो पैरेलल सर्किट में हो चुका है। रेजिस्टेंस बदल रहा है रोटर का, पर पाथ स्लिप के साथ रिएक्टेंस बदल रहा है, फ्रीक्वेंसी का। ऐसा हम इक्विवेलेंट सर्किट कॉम्प्लेक्स वाला बना सकते हैं और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकते हैं विद द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और स्लिप। तो बेटा आपको एग्जाम्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन डीप बार रोटर कंस्ट्रक्शन, डबल केज रोटर कंस्ट्रक्शन, दोनों के लिए शॉर्ट नोट आता है। तो आप थॉरली जो मेरा लास्ट वीडियो है और आज का वीडियो, इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आप ऐसे के ऐसे लिख दीजिएगा समझते। इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे समझ के लिखिएगा कि क्या है ये। तो उम्मीद है आपको डबल केज रोटर बार कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर समझ में आया होगा, डीप बार भी समझ में आया होगा। मेन जो एप्लीकेशन है वो स्किन इफेक्ट का एप्लीकेशन है। स्किन इफेक्ट पावर सिस्टम में डिसएडवांटेज है, तो उसको यहाँ पर उस पर्टिकुलर फिनोमिना का एप्लीकेशन हमें यहाँ पर समझ में आता है जब हमें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में शुरू में रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए हाई स्टार्टिंग के लिए और मॉडरेट करंट के लिए, स्टार्टिंग करंट के लिए, और हमें नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस भी चाहिए। तो ऐसी केस में स्किन इफेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन डीप बार और डबल केज रोटर इंडक्शन मोटर में इस तरीके से करके हम अपने रिक्वायरमेंट वाली मोटर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।